हेलो बच्चों लास्ट क्लास में हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो बिज़नेस को प्रभावित करते हैं और उन सभी तत्वों को मिला करके हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। अगर हम बात करें तो विस्तृत अर्थ की, तो विस्तृत अर्थ में था कि सभी घटकों को मिला करके, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी, सबको मिला करके हमारा व्यावसायिक वातावरण बनता है। सबके योग को, सबके टोटल को हम व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। लेकिन ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। कोर्स में हम कौन सी चीज़ पढ़ते हैं? इसका संकुचित अर्थ, यानी कि पेपर में अगर हमारा क्वेश्चन भी आता है तो किसके बिहाफ पर आएगा? व्यावसायिक वातावरण का संकुचित अर्थ, मतलब सिकुड़ा हुआ, मतलब लिमिटेड। अगर इसका अर्थ पूछा जाए तो वो क्या है, और इसका प्रचलित अर्थ भी यही है। अगर आपसे पूछा जाता है इसका संकुचित अर्थ बताइए या फिर इसका प्रचलित अर्थ बताइए, जो सबसे ज़्यादा चलता है वो ये वाला है। तो इसमें क्या है कि ऐसे सभी घटकों को व्यावसायिक वातावरण माना जाता है, व्यावसायिक वातावरण के घटक माना जाता है जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। और इसकी मैंने बेसिकली दो कैटेगरी बनाई थी, ऐसे घटक जो व्यवसाय के अंदर ही होते हैं और ऐसे घटक जो व्यवसाय के बाहर हैं। व्यवसाय के अंदर वाले ये घटक बात की थी हमने, और ये व्यवसाय के अंदर भी होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इन पर पूरा का पूरा नियंत्रण संभव है। भाई व्यवसाय के अंदर कितनी लेबर रखनी है, व्यवसाय की नीतियाँ क्या होंगी, व्यवसाय के उद्देश्य क्या होंगे, हमारी उत्पादन क्षमता कैसी रहेगी, हमारी उत्पादन का तरीका क्या रहेगा, श्रमिकों की संख्या कितनी होगी, ये तो हमारे व्यवसाय के अंदर की बात है ना। ये तो इस पर पूरा कंट्रोल हम रख सकते हैं। श्रमिकों की संख्या कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, वो तो हमारे हाथ में ही है। तो आंतरिक वातावरण के अंदर इन सारे पॉइंट्स को लिया जाता है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। और ये पॉइंट है बाहरी वातावरण, मतलब व्यवसाय के बाहर की बात। तो व्यवसाय के बाहर में भी हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। वैसे तो व्यवसाय के बाहर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन फिर भी उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से हमने इनको भी, बाहरी घटकों को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। व्यवसाय को प्रभावित करने वाले जितने भी घटक हैं, बाहर वाले घटक, उन्हें हम बाहरी घटक कहते हैं, यानी कि बाहर वाले वातावरण, व्यवसाय के बाहर। इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक जिन पर थोड़ा बहुत नियंत्रण किया जा सकता है और एक जिन पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर सकते। नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे ग्राहक है, हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं अगर हमारा व्यवहार अच्छा हो। पूर्तिकर्ता, सप्लायर, अगर उन पर अच्छा व्यवहार करें। कंपटीशन वाली फर्म है, उनसे अच्छा व्यवहार करने की बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन हम अपनी चीज़ को तो अच्छा बना करके बेच सकते हैं जिससे कंपटीशन हमारा कम हो जाए, हमारे कॉम्पिटिटर हमारे आगे मतलब झुक जाए। जनता, प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह, जनता का मतलब यहाँ पब्लिक से मतलब है यहाँ प्रेस रिपोर्टिंग वगैरह, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें। मार्केट के अंदर हम अपनी अच्छी गुडविल बनाएं, तो उनके माध्यम से भी हम अपनी अच्छी गुडविल बनवा सकते हैं। मध्यस्थ, वो मीडिएटर्स, इसमें पूर्तिकर्ता भी आ गए और जो हमारा सामान बेच रहे हैं वो भी आ गए। तो इनके साथ अगर हम अच्छा व्यवहार रखें, इनके टाइम टू टाइम इनसे पैसा संबंधी या रुपये संबंधी जो बातचीत है वो करते रहें। इनका कोई पैसा ना तो बैड डेप्ट के रूप में हम खुद करें, ना इनसे करवाने की कोशिश करें, यानी कि इनके साथ अगर हम अच्छी सहूलियत देंगे तो ये हमारा पैसा नहीं डुबोएंगे, और इनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार रहेगा तो ये हमारे कंट्रोल में भी रहेंगे। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म वातावरण, माइक्रो इन्वायरमेंट। इन पे नियंत्रण किया जा सकता है, और इनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये सभी व्यवसाय को अलग अलग प्रभावित करते हैं। मेरे साथ अच्छा व्यवहार है तो मेरे साथ ठीक रहेंगे, जबकि दूसरे व्यवसाय के साथ इनका अच्छा व्यवहार नहीं है तो उसको हो सकता है उसके साथ अच्छा रखें या फिर बेकार रखें। मुझसे 100% डीलिंग होती है, दूसरे वाले से 90% डीलिंग होती है। मुझे 3 महीने की उधार पे दे देते हैं, सामने वाले को कैश में ही माल बेचना चाहते हैं, या केवल 15 दिन की उधार देते हैं। तो मेरे साथ अच्छी डीलिंग है, सामने वाले से इतनी अच्छी डीलिंग नहीं है। ये आप एग्जांपल समझ सकते हो। तो सभी व्यवसाय को एक जैसा प्रभावित नहीं करते, सबको अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। अब बात मेन करते हैं इनकी। ये लास्ट क्लास में मुझे करवाना था, लेकिन क्लास बड़ी हो रही थी इसलिए मैं अब करवाऊँगा आपको। ये समष्टि वातावरण, ये वो पॉइंट्स हैं या ये वो घटक हैं जिन पर हमारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता, बल्कि ये कहना चाहिए ये हमारे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। और इनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये पूर्तिकर्ता की तरह या ग्राहक की तरह सब पर अलग अलग नेचर नहीं होता, मतलब सब पर अलग अलग प्रभाव नहीं डालते, ये सब पर एक जैसा प्रभाव डालते हैं। यानी कि इनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सब पर एक जैसा प्रभाव डालते हैं। इनमें 5 पॉइंट हैं, और इन्हीं 5 पॉइंट्स को मिला करके ही मेन हमारा समष्टि वातावरण बनता है। और समष्टि वातावरण को ही संकुचित अर्थ में क्या माना गया है? समष्टि वातावरण को ही क्या माना गया है? व्यावसायिक वातावरण के मुख्य घटक या फिर व्यावसायिक वातावरण के आयाम। आयाम और घटक एक ही बात है यहाँ पर, या अंग कह लीजिए, पार्ट्स कह लीजिए, या सोर्सेज कह लीजिए, कंपोनेंट कह लीजिए, या डायमेंशंस कह लीजिए, सबका मतलब एक ही है।
तो इसमें क्या बताया गया है कि व्यावसायिक वातावरण को ऐसे या व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले ऐसे घटक जिस पर व्यवसाय का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता, उन्हें समष्टि वातावरण की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसमें मेनली 5 पॉइंट्स हैं और लास्ट क्लास में बताया भी था इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। वास्तव में समष्टि वातावरण ही व्यावसायिक वातावरण कहलाता है। इसके घटकों को ही व्यावसायिक वातावरण के आयाम कहते हैं, क्योंकि इन पर व्यवसायिक वातावरण का व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इन 5 पॉइंट्स की बात करते हैं। तो इसी के यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन बन गया है, समष्टि वातावरण अथवा व्यावसायिक वातावरण के मुख्य घटकों या मुख्य आयामों के बारे में बताइए। यानी कि समष्टि वातावरण जो भी 5 पॉइंट पढ़े वो, या फिर कह लीजिए व्यावसायिक वातावरण के मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। आंसर, इसके अंतर्गत ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो एक जैसे सभी व्यवसायों पर एक जैसा प्रभाव डालते हैं। यानी कि अगर कोई कपड़े का बिजनेस है तो अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है या गवर्नमेंट का कोई नियम आ गया या गवर्नमेंट की नया कोई टैक्स आ गया, नया न्यू टैक्स, तो उस नए टैक्स में सब पर एक जैसा प्रभाव आएगा। यानी गवर्नमेंट अगर पहले सेल टैक्स की जगह वैट लेकर के आई थी, या आप ये मान लीजिए सेल टैक्स की जगह अगर जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स मुझको अलग प्रभावित कर रहा है, आपको अलग प्रभावित करेगा? ऐसा थोड़ी ना है। तो जीएसटी की वजह से सभी व्यवसाय प्रभावित होंगे। अगर टैक्स रेट कम हो जाता है तो इससे सभी व्यवसायों को फ़ायदा होगा, टैक्स रेट बढ़ जाता है तो इससे सभी व्यवसायों को थोड़ा बहुत लॉस होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस प्रकार के घटक जो सभी व्यवसायों पर, सभी एक जैसे व्यवसायों पर एक जैसा प्रभाव डालते हैं, तो उन सबको हम किस में रखते हैं? समष्टि वातावरण में। और इन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। हम गवर्नमेंट को मना थोड़ा ना कर सकते कि आप टैक्स कम लगाइए, ये ज़्यादा लगाइए, तो उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। बस हम केवल तैयार रह सकते हैं उस चीज़ के लिए, या अपने व्यवसाय को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब इन घटकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण के या फिर कह लीजिए समष्टि वातावरण के 5 घटक थे। तो पहले नंबर पे है आर्थिक वातावरण। नाम से ही पता चल रहा है आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसा, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था वाली बात ही इसमें आ जाती है कि देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है या व्यवस्था किस प्रकार की है, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित। अगर किसी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जैसे हमारे देश में, तो सभी व्यवसाय उसी प्रकार से प्रभावित होंगे। अगर किसी देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि जिस पर सरकार का कंट्रोल रहता है सभी व्यवसायों पर, तो वहाँ पर उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सभी व्यवसाय इस बात से भी प्रभावित होते हैं कि देश में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। आप समझ सकते हैं, आपने माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ाई है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी क्या होती है, मिश्रित क्या होती है। तो आप अपने देश का ही एग्जाम्पल लगा सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेगी या फिर पूंजीवादी रहेगी। पूंजीवादी में सभी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहता है सब कुछ, जितने भी उद्योगपति हैं सबके सब प्राइवेट सेक्टर के ही होते हैं। सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, सरकार केवल टैक्स लगाना और देश की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित रखती है अपने आप को। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो जो क्या नाम है आपका व्यवसाय हैं वो केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से ही काम करेंगे और वहाँ पे आर्थिक तंत्र ही काम करता है। तो ऐसी अवस्था में सभी व्यवसाय खुले रूप से काम करते हैं, यानी कि व्यवसायों पर इतना रोक टोक नहीं होती, जबकि समाजवादी में पूरी रोक टोक है और मिश्रित में मिला जुला स्वरूप है। तो देश में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है, इस प्रकार से भी व्यवसाय प्रभावित होते हैं। मतलब आपने बेसिकली इन सारे पॉइंट्स में ये देखना है कि व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे और किन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट बताया है कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाली व्यवस्था। अगर अर्थव्यवस्था इन तीनों में से कोई एक है, ऑफकोर्स इन तीनों में से एक होगी, तो व्यवसाय उसी रूप से प्रभावित होंगे। देश में आयात निर्यात के लिए कैसी व्यवस्था है? आयात पर कोई प्रतिबंध है क्या, निर्यात पर कोई प्रतिबंध है क्या, या दोनों ही खुले हैं? कर की विभिन्न नीतियाँ क्या हैं, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है? जैसे अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, मतलब बिजनेस फर्म्स की बात करें और कंपनीज़ की बात करें, तो उन पर 30% टैक्स लगता है। अगर टैक्स इस पर बढ़ जाए तो उस हिसाब से व्यवसाय प्रभावित होगा। सरकार की उद्योगों के लिए बनाई गई नीतियाँ कैसी हैं? आपने सुना होगा 1956 की नीति, 1948 की नीति, 1948 की औद्योगिक नीति, 1956 की औद्योगिक नीति, 1991 की औद्योगिक नीति। तो ये सभी नीतियों की वजह से भी हमारे व्यवसाय का, यानी कि पूरे देश के जितने भी व्यवसाय हैं सबके सब प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार से देश में केंद्रीय बैंक ब्याज की दर का निर्धारण क्या करता है? अगर ब्याज की दर कम है तो सभी व्यवसायों को सस्ते रेट पर लोन उपलब्ध होगा, तो वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर ब्याज की दर अधिक है, इससे बैंक रेट बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगा, तो इनके बढ़ने से भी व्यवसाय को लोन थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि महंगे रेट पे मिलेगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि ब्याज की दर कैसी है, राष्ट्रीय आय कितनी है। राष्ट्रीय आय अगर ज़्यादा है
तो सभी को यानी कि प्रति व्यक्ति आय भी मोस्ट कॉमनली ज़्यादा ही होगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो सभी जितने भी उपभोक्ता हैं वो अधिक वस्तुओं की मांग करेंगे, मांग बढ़ेगी तो ऑफकोर्स उसके लिए हमें उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो सभी व्यवसायियों को लाभ पहुँचेगा, सभी व्यापारियों को लाभ पहुँचेगा। अगर राष्ट्रीय आय कम है तो प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी, परचेजिंग पावर भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो ऑफकोर्स मतलब उसकी वजह से डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी फिर कम ही करनी पड़ेगी। तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स बताए हैं सारे के सारे आर्थिक वातावरण में आते हैं, पैसे संबंधी वातावरण। दूसरा आता है समाज का वातावरण कैसा है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था कैसी है, देश में परंपराएं कैसी हैं, किस धर्म का प्रचलन ज़्यादा है, हमारे जो व्यवसाय हैं मतलब जैसे हमारी फैक्ट्री है और हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेसिकली यूज़ करने वाले लोग कौन हैं। अगर सभी लोग यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमारी डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर हम किसी धर्म विशेष के लिए बना रहे हैं या फिर जिस जगह हम रहते हैं या जिस जगह हमारी फैक्ट्री है, जिस जगह हम सामान बेचते हैं वहाँ पर किसी धर्म विशेष के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो डिपेंड करता है फिर हमारी डिमांड भी कम होगी। फैशन कैसा है, शिक्षा का स्तर कैसा है लोगों का, हम बना रहे हैं लैपटॉप और लोग जिस जगह हम बेचना चाहते हैं वहाँ पर लोगों की पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा नहीं है, लोगों का शिक्षा का स्तर कम है, तो जाहिर बात है फिर लैपटॉप के बिकने के चांसेस कम होंगे। मोबाइल वगैरह है, हम हाई फाई मोबाइल बनाने की कोशिश करें और उसे बेचने की कोशिश करें, मार्केटिंग करें उसकी, लेकिन अगर लोग इतने शिक्षित नहीं हैं तो वो उसे इतना चलाना नहीं चाहेंगे और चलाना भी नहीं जानते होंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे मोबाइल की डिमांड बढ़ने के चांसेस कम होंगे। लोगों का जीवन जीने का ढंग कैसा है, लोगों की सोच कैसी है। अब अगर लोगों की सोच अभी भी वही परंपरागत सोच है तो लोग दाल रोटी ही खाना पसंद करेंगे और घर पे बनाना ही पसंद करेंगे। जो सर्विस सेक्टर है उसकी डिमांड कम होगी, यानी कि होटल बैंकिंग वगैरह की डिमांड कम होगी, होटल वगैरह की डिमांड कम होगी, रेस्टोरेंट की डिमांड कम होगी। लोगों का जीवन जीने का ढंग कैसा है, अगर लोग थोड़े से हाई लेवल तरीके से जीना चाहते हैं, अपनी सोच उन्होंने ऊपर रखी हुई है, तो लोग अब जिम वगैरह की डिमांड करते हैं। आपकी बुक का ही एग्जांपल है, जिम वगैरह की डिमांड करना, पानी केवल कुएं से पीने की बजाय बिस्लरी का पानी पीना, आरओ लगवाना, ये सब चीज़ें क्या हैं, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव को दिखाती हैं। अगर लोगों का जीवन स्तर, लोगों का जीवन जीने का तरीका, लोगों का रहन सहन अगर बदलाव हो रहा है तो वो फिर सभी व्यवसायों को प्रभावित करेगा। तो ये हमारा केस में आता है सामाजिक वातावरण में। फिर नेक्स्ट है तकनीकी वातावरण, नई नई तकनीकों की खोज होना। जैसे पहले सिंपल मोबाइल चलता था, कीपैड वाला मोबाइल, उसके बाद फिर कैमरे वाला मोबाइल आया, उसके बाद आप देख सकते हो 2G, फिर 3G, 4G और अब 5G मोबाइल्स आ रहे हैं। तो ये सारी क्या है, टेक्निक्स में चेंज हो रहा है, जबकि बात तो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से बात ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं कि अब नई नई टेक्नोलॉजी को हम प्रयोग करना चाहते हैं, कस्टमर उन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए हमें अपने व्यवसाय को भी उस हिसाब से ढालना पड़ेगा। तो नई नई तकनीकों की खोज होना, उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, नव प्रवर्तन, इनोवेशन। तो इनोवेशन के कारण व्यवसाय प्रभावित होते हैं। अगर कोई भी व्यवसाय अगर अभी आज भी पुरानी तकनीक से ही काम करना चाहता है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड मार्केट में नहीं हो पाएगी, उसका व्यवसाय ठप हो जाएगा। तो हमें नई तकनीक के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो जितने भी टेक्निकल चेंजेस होते हैं उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं तकनीकी वातावरण। वातावरण मतलब हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें। तो अगर पैसे संबंधी कोई बात आती है तो आर्थिक वातावरण में आएगा। हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनकी सोच, परंपराएं, फैशन, जीवन स्तर की बात करेंगे तो सामाजिक वातावरण में आएगा। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो तकनीकी वातावरण में आएगा। नेक्स्ट है राजनीतिक वातावरण। राजनीति नाम से ही पता चल रहा है, राजनीति। तो देश में सरकार कौन सी है, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, या फिर कोई और सरकार है, या फिर मिलीजुली सरकार है, गठबंधन की सरकार। मतलब मिलीजुली सरकार मतलब कि विपक्ष भी है उसमें और सब कुछ मिला करके कई दलों को मिला करके एक सरकार बनी है। तो या फिर अकेली कोई किसी एक पार्टी की ही सरकार है, विपक्ष कमज़ोर है वैसी अवस्था में। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की सरकार है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जिस प्रकार की सरकार होगी वो अपना रवैया व्यवसायों के लिए उसी प्रकार से रखेगी। यानी कि हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट व्यवसायों के लिए, किसी एक पर्टिकुलर व्यवसाय के लिए अच्छी सोच ना रखती हो, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में उस व्यवसाय का पतन होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छी सोच रखती है गवर्नमेंट, उस व्यवसाय को उत्थान कराना चाहती है, जैसे कृषि के लिए अगर कृषि का उत्थान कराना चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में कृषि का मतलब कृषि की तरक्की होगी। अगर गवर्नमेंट चाहती है, मतलब जिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का यहाँ पे सत्ता में है, प्रधानमंत्री उसके हैं
और कैबिनेट की पूरी की पूरी व्यवस्था बनी हुई है उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की। और वो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि सर्विस सेक्टर बढ़े, सर्विस सेक्टर की उन्नति हो, तो ऐसी अवस्था में सर्विस सेक्टर में आने वाले जितने भी व्यवसाय हैं सबकी तरक्की होगी। ऐसी अवस्था में प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर है, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर है, उसका इतना तरक्की होना हो सकता ना हो, लेकिन सर्विस सेक्टर बढ़ेगा। अगर कोई गवर्नमेंट चाहती है कि सेकेंडरी सेक्टर बढ़े तो सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा। ऐसी अवस्था, मतलब कहने का ये है कि डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसी है। तो गवर्नमेंट जो भी होगी, चुनाव के टाइम पर जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, उसकी विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के प्रति जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी आते हैं। तो कौन से सेक्टर के प्रति उनकी रुचि ज़्यादा है, कौन से सेक्टर को वो बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो सेक्टर उस हिसाब से बढ़ेगा। तो इसमें सारे के सारे राजनीति वाले पॉइंट आएंगे कि राजनीति इस टाइम कौन सी सरकार सत्ता में है, तो उससे रिलेटेड कोई पॉइंट आएगा तो आपको राजनीतिक वातावरण में लिखना है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है जो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, वैधानिक या फिर कानूनी वातावरण। सरकार द्वारा या कोर्ट के फैसलों द्वारा जो भी नियम बने हैं, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का भी अगर कोई फैसला आता है तो वो भी एक तरह से नियम की तरह से सरकार के नियम की भांति ही काम करता है। सरकार ने कोई पर्टिकुलर नियम बनाया या कोर्ट का कोई फैसला आया व्यवसायों के लिए, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेसेस के लिए, तो अगर बिजनेस के लिए कोई फैसला दिया गया है तो उसे हम किस में शामिल करेंगे, कानूनी वातावरण में। तो कानून से रिलेटेड कोई पॉइंट आएगा तो वैधानिक वातावरण या कानूनी वातावरण में आएगा, राजनीति से रिलेटेड कोई पॉइंट आएगा तो राजनीतिक वातावरण में। तो इन सब पांचों पॉइंट्स को मिला करके हमारा समष्टि वातावरण कंप्लीट होता है, और समष्टि वातावरण को ही वास्तव में हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक वातावरण के वास्तविक घटक। वैसे तो वास्तविक व्यावसायिक वातावरण के आंतरिक घटक भी होते हैं, बाहरी घटक में माइक्रो भी आता है, मैक्रो भी आता है, लेकिन बेसिकली हम किसको लेकर के चलते हैं, मेनली हम किसको लेकर के चलते हैं, प्रचलित जो अवधारणा है समष्टि वातावरण को ही वास्तविक तौर पर व्यावसायिक वातावरण के घटक माना जाता है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ मैं कि आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये व्यावसायिक वातावरण के कौन से घटकों में से है या कौन सा इसका घटक है। जैसे देश की राष्ट्रीय आय, देश की राष्ट्रीय आय व्यावसायिक वातावरण के कौन से घटक में आती है, तो आपको लिखना है आर्थिक वातावरण। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों ने जिम ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, तो ये कौन से घटक में आएगा, सामाजिक वातावरण। किसी एक पर्टिकुलर व्यवसाय में तकनीक में परिवर्तन हो गया है, तो पुराने तकनीक के स्थान पर नई तकनीक का प्रयोग करने लगे हैं, या रेलवे के इंजन जो पहले भाप के इंजन या जो डीजल के इंजन थे उसके स्थान पर अब बिजली के इंजन आ गए हैं, तो ये कौन सा वातावरण में आता है, तकनीकी वातावरण में। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सरकार में चेंज हो गया है, जो वहाँ के विधायक थे वो चेंज हो गए हैं, तो ये कौन से वातावरण में आएगा, राजनीतिक वातावरण में। देश में सरकार ने व्यवसायों के लिए जीएसटी अप्लाई कर दिया है, तो ये कौन से वातावरण में आएगा, कानूनी वातावरण। तो ये पांचों पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, बाकी इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।